ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक लॉन्चिंग करती है। एक एस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द सब्जेक्ट बिहाइंड इज पहले तुम फंसो फिर फंसाओ डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये जब गलियों में जा रहे हैं बोल रहे बीजेपी का एजेंट है। हम बोले भाई ऐसा नहीं है, 243 सीट पर लड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ ही तो लड़ेगा। हम सब बात कर रहे हैं लेकिन अंदर मुखिया से हम पूछ रहे हैं कि ये मुखिया जी, आप मन से ये बार बार मत कहिए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर हम कहें भैया कि पांडे जी आपका वोट नहीं चाहिए, ने सुबह से लेकर शाम तक नौकरियां छोड़कर पैदल चलकर बारिश धूप सर्दी गर्मी नहीं देखी, उनमें से एक भी जनसुराजी को प्रशांत जी ने मंच से नेता बनाया हो तो मेरा कॉलर पकड़िए। गांधी जयंती के दिन दारू का ऐलान कर दिया। को लोग पूछ रहे हैं, हम लोग जब जा रहे हैं बाजार में, मैंने क्यों रिजाइन किया भाई, हम लोग की कोई बात मानते ही नहीं। मैंने कहा ना, हाथी को अंडरवियर पहनाना और प्रशांत जी को अपनी बात मनवाना वहां की क़यादतों में मुश्किल हो गया है। आई पैक चला रही है कंपनी पूरे जनस्वराज प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को। ये पूरी तरह से इंटैक्ट है दोनों के बीच में। मैंने प्रशांत जी से एक बात कही कि आप क्या सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट को मानते हैं? उन्होंने कहा मानते हैं। तो मैंने कहा सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है, तो पहला प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं? सारा गेम तो मुसलमान पर ही है। तो हंसने लगे और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कि हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर जब हम 60 सीट लाएंगे, 50 सीट लाएंगे, तो कम से कम हम 10 नेताओं को तो बता दीजिए कि हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे कि एनडीए गठबंधन में जाएंगे। कोई जवाब नहीं है। तो कल जब जनता के बीच हम जीत के भी जाते हैं अगर, तो हमसे तो बहुत सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप बीजेपी की एजेंट ही कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, उन्होंने कहा कि 24 का इंतजार नहीं करेंगे, 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सबको सल्टा देंगे। बिहार में चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात उन्होंने की, जिन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर के पिटारे में ऐसा क्या है, उनकी तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सबको सल्टा देंगे। नई पार्टी बनी है और 1 महीने के बाद विधानसभा के उपचुनाव होंगे और उसमें वो सबको निपटा देंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी के एक पूर्व नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, अवैस अंबर। प्रशांत किशोर की पार्टी में तामझाम के साथ एंट्री हुई थी, खूब नापा इन्होंने बिहार को प्रशांत किशोर के साथ। अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अवैस जी, लगता नहीं बहुत जल्दी पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्या हो गया पार्टी बनने के साथ ही पार्टी छोड़नी पड़ी? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, आपके सभी व्यूवर्स को, कि पूरे देश में जो बिहार है उससे देश की राजनीति तय होती है। सभी जानते हैं हम लोग। जब अभियान का हिस्सा मैं बना तो एक ख्वाब दिखाया गया, युवकों के लिए एक भयंकर ख्वाब था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिहार में बदल जाएगा और हम सभी बिहारी बड़े साफ मन के होते हैं और इमोशनल होते हैं। हमें लगा कि नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जनसुराज अभियान जब पार्टी का रूप लेती है तो दूसरे दिन कई हजार युवकों को बिहार के एक नई बात पता चलती है कि ये पार्टी 2 साल पहले 2022 में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। पहला झटका लगता है। दूसरा झटका तब लगता है जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक लॉन्चिंग करती है एक ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति की कल्पना किसी भी जनसुराजी ने नहीं की थी। आपको ये समझना होगा कि उनके एक वादा दिया गया था, इसी जनसुराज में से, जनसुराज अभियान में से कोई इसी में से निकलकर जनसुराज का नेता बनेगा और वो एक नेता जो होगा बिहार का बेटा होगा। लेकिन पहली चीटिंग हुई कि बिहार के बेटा नहीं बल्कि बिहार के दादाजी के उम्र के 61 साल के उम्र के व्यक्ति को इसका प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यहां पर एक दूसरी चीटिंग हुई। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसमें मैं इसको कल नाम दिया है मैंने कि हम लोग एक बात सुनते थे कि पहले तुम फंस गए फिर दूसरों को फंसाने का काम कर रहे हो। तो ये कंपनी का नाम रखा गया जनसुराज इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द सब्जेक्ट बिहाइंड इज पहले तुम फंसो
फिर फसाओ डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि मैंने फंसकर कम से कम कई हजार युवकों को जाकर ये कहा कि भैया आप, बिहार बदलने वाला है, आप आइए। कई इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा, कई ऐसे होटल के मालिक थे उनको कहा, कई नेताओं को लाया, लेकिन वो सभी मुझसे आज पूछ रहे हैं कि हम इस पार्टी में कौन है। एक ईमानदारी से बात बताते हैं, एक जगह जमुई में तो मार काट का नौबत आ गया। एक बड़ी बीमारी है प्रशांत जी को, जो बीमारी है उसमें समझाने की आवश्यकता है, बट उनको समझाए कौन? हाथी को चड्डी पहनाना और उनको समझाना दोनों बड़ा टफ काम है। अब इसमें क्या हुआ कि एक आदमी फोटो खींच के भेजता है पहले कि जब तक कुर्सी भर न जाएगी तब तक आप मत आइएगा, आप एक स्टार हैं। और स्टार कभी भी खाली कुर्सी में नहीं आता। ये एक मेंटली सिकनेस है। एंट्री होगी तो धमाकेदार होनी चाहिए। इसी कारण दो को भी ये घटना घटी कि उनको 3:15 3:30 बज गया आने में, और प्रोग्राम 2 बजे से, इतना बड़े प्रोग्राम में कुर्सियां खाली थी और 3 बजे तक वो भरी नहीं तो नहीं आया। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बिहार की जनता के दिल को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर एक इंसान भी है और आपकी बात सुनने वाला है तो आप अपने मोटिव को, अपने प्योर मोटिव को जाके समझाइए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा से माइनॉरिटीज की बात करते रहे वहां, और मैं क़यादत कर रहा हूं। अगर माइनॉरिटीज मुझसे उम्मीद कर रही है, जब गलियों में जा रहे हैं बोल रहे बीजेपी का एजेंट है, हम बोले भाई ऐसा नहीं है, 243 सीट पर लड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ ही तो लड़ेगा। हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर मुखिया से हम पूछ रहे हैं कि ये मुखिया जी, आप मन से ये बार बार मत कहिए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर हम कहें भैया कि पांडे जी आपका वोट नहीं चाहिए, तो ये बात हमें संविधान सिखाता है कि संविधान ये बताता है कि वोट की अहमियत क्या है। और आप मन से किसी एक पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जब उन्होंने एक को सभाएं की जिसमें बाबू सभीकार भरा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कोट करते हुए कहा कि एक भाई साहब कह रहे थे कि आप मन से मत कहिएगा, मैं इस मन से कह रहा हूं, जाके पूरे देश की जनता देख ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। जो 1 तारीख को बापू सभागार में मुसलमानों का कार्यक्रम, उसमें उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और जिसको मुसलमान वोट देते हैं वो पार्टी हार जाती है। हमारे वोट की इतनी डिसरिस्पेक्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसको उनको उनका तमाचा जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन बताएंगे। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप मुनाजिर हसन को ला रहे हैं, एक तरफ आप अवैस अंबर को ला रहे हैं, मुसलमानों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। साफ दिखता है कि मुस्लिम वोटरों के को साधने की कवायद आप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिस बयान को कोट कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो बहुत मैं कॉन्ट्रडिक्शन। आपको बयान का कट भेज जी दूंगा, आप उसको इसके साथ चला लीजिएगा। जी मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उन्होंने एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह सभाएं जो की, उनमें से जहां माइनॉरिटी को सभा की, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। और दिस इज द वायलेशन एंड द डिसरिस्पेक्ट ऑफ माय वोट, वैल्यू ऑफ माय वोट। ये बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान। और एक तीसरी, हम लोग इसीलिए बिखरते रहे जी और वो हमें समेटने की कोशिश करते रहे। और एक ईमानदारी से मैं एक बात रख रहा हूं कि जनसुराजी में से किसी एक को भी अगर नेता बनाया हो तो मेरा कॉलर पकड़ लीजिए। एक भी जनसुराजी जिसने सुबह से लेकर शाम तक नौकरियां छोड़कर, पैदल चलकर, बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी नहीं देखी, उनमें से एक भी जनसुराजी को प्रशांत जी ने मंच से नेता बनाया हो तो मेरा कॉलर पकड़िए। कहते हैं कि हम तो मुनाजिर हसन को बोले ही, हेलो प्रशांत पांडे जी, लिसन, मुनाजिर हसन आपसे बड़े नेता हैं माइनॉरिटी के। आप उनसे जाने जाते हैं मुसलमानों में, आपसे मुनाजिर हसन नहीं जानने जाते। उन्होंने कहा देवेंद्र भैया को दिया। हेलो प्रशांत कुमार पांडे जी, प्लीज थोड़ा सा समझदारी रखिए पॉलिटिक्स की। यादव समुदाय में आप जाने जाएंगे उनके नाम से, ये समझ होनी चाहिए। आपने किसी को मंच नहीं दिया। एक जनसुराजी जो यात्रा में था, एक जनसुराजी जो बैकएंड में था, कौन बैकएंड में फैसले ले रहा है, कौन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फैसले लेता है, वो पता ही नहीं चलता भाई साहब। आप कहते हैं नीतीश कुमार जी जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टियों में वो कोई आईएएस आईपीएस और पदाधिकारी
चला रहे हैं इस पार्टी को। सर, इनके पदाधिकारी का तो नाम बिहार की जनता को पता है ना, कि शिक्षा में कौन पदाधिकारी है, क्राइम को कौन कंट्रोल कर रहा है। आपके कौन पदाधिकारी हैं जो बैकएंड में नोट लाने का काम करते हैं? आपके बैकएंड में कौन पदाधिकारी हैं जो ये लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन मंच पे चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा? बिहार की इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत वहां बैठी है, आप जूता पहन के चढ़ गए। बिहार की इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत वहां बैठी है, गांधी जयंती के दिन दारू का ऐलान कर दिया। बिहार की इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत बैठी है, उसको मंच से बिहार की जनता को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। वहां के युवा बैठे हैं जिसकी आप क्यादत करने चले, मुसलमान के वोट बैंक के बगैर ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, एक सवाल यहाँ बनता है, चूंकि शराबबंदी को लेकर जो बात उन्होंने कही, उन्होंने एक तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को मौका दे दिया सवाल उठाने का। गांधी जयंती के दिन उन्होंने ये ऐलान किया, या उससे पहले भी कुछ इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि शराबबंदी को हम खत्म करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो। आपको आप लोगों से चर्चा हुई, आप लोगों को भरोसे में लिया कि हमारा ये स्टैंड है, हम इस तरह का ऐलान करने जा रहे हैं मंच से, कोई बात हुई थी? देखिए, एक बड़ी और इंपॉर्टेंट सवाल बात, मनोज भारती को मैं लेकर भी मैं होगा कि मनोज भाटी कारवा मैं जी, दोनों पर बड़े इत्मीनान से इंटरव्यू दूंगा। जी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ जी, कि दो बातें हैं, शब्दों के चयन से बातों का पूरा मतलब बदल जाता है। जी, अगर यही बात उन्होंने कही होती कि बिहार में शराब बंदी होते हुए भी होम डिलीवरी हो रही है और लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो बातों का तर्क बदल जाता। बजाय इसके पीछे गांधी जी की फोटो लगी है, उस पे लोग फूल चढ़ा रहे हैं, और गांधी जयंती का दिन है जहां दारू पूरे नॉर्मल, जहां चालू भी रहता वहां बंद कर दिया जाता है। उस दिन बड़े बुजुर्गों और औरतों महिलाओं के सामने हमारे यहाँ आज भी बिहार में संस्कृति, भारत की संस्कृति जिंदा है। और अगर वहां से आप मन से सीधे ऐलान कर देंगे कि सरकार बनी नहीं कि 15 मिनट में दारू चालू, बिहार की जनता घबरा रही है। मुसलमान जो वहां नेता क़यादत में आए हैं, उनको लोग पूछ रहे हैं, हम लोग जब जा रहे हैं बाजार में, मैंने क्यों रिजाइन किया भाई? हम लोग की कोई बात मानते ही नहीं। मैंने कहा ना, हाथी को अंडरवियर पहनाना और प्रशांत जी को अपनी बात मनवाना वहां की क़यादतों में मुश्किल हो गया है। आई पैक चला रही है कंपनी पूरे जन स्वराज प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को। ये पूरी तरह से इंटैक्ट है दोनों के बीच में। अब जो आप बात पूछ रहे हैं हमारे मनोज कुमार भारती जी के बारे जी, में, ये कौन है? ये वही शख्स है ना जो बीजेपी के माध्यम से बड़े-बड़े पदों पे काम किए और दूसरे मुल्कों में इनको बड़ी-बड़ी पद का मौका मिला। ये वही व्यक्ति हैं जिनको पड़ोस में कोई नहीं जानता है। ये वही व्यक्ति हैं जो पदाधिकारी हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको बिहार की जनता जब देखती है, तो सब लोग गूगल करती है कि आदमी कौन है भाई? लीडरशिप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की, उसकी पहचान, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए डिग्रीज आर नॉट द विटनेस ऑफ द नॉलेज। डिग्रीज कभी भी नॉलेज का, ज्ञान का सबूत नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग सचिन तेंदुलकर की डिग्री चेक कर रहे होते। उसकी अपनी नॉलेज है स्पोर्ट्स में, अपनी नॉलेज है उसकी। हम सचिन तेंदुलकर की बोलेंगे भाई क्रिकेट पर कोई डिग्री चाहिए क्या? तो उसी तरह राजनीति में हमें संविधान ये बताता है कि उसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, बहुत अनुभवी व्यक्ति, जो सामाजिक व्यक्ति है, वो इसको चलाएगा। इस भारती जी को एकदम पैसे के बल पे, आई थिंक, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे की कोई कमी होती नहीं, और वैसे लोग जाति में कहीं के भी हों, उनकी एक्सेप्टेंस तो पहले से भी राजपाट की रही है। अब वो राजपाट पहले 61 साल 60 साल गुजारने के बाद दूसरे रिटायरमेंट करने के हम वक्त में युवाओं के पद को छीनने आए हैं। एक दलित का नौजवान बेटा जब इसको चलाने आता, तो बिहार में क्रांति आ जाती। आज एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, ये मत कहिएगा, जनता मत समझिएगा कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। कई बार बातें कहने में मैंने प्रशांत जी से एक बात कही कि आप क्या सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मानते हैं। तो मैंने कहा सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है। तो पहला प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं? सारा गेम तो मुसलमान पर ही है। तो हंसने लगे और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा सवाल गलत नहीं है। ये सवाल मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी कौम जो बहुत इमोशनल है,
जो थोड़ी-सी कोई आयत पढ़ देता है दूसरी आबादी से, तो उसको समझने लगते हैं कि मेरा अपना है, हमारे यूथ ऑफ बिहार कहीं ठगे नहीं जाएँ, इसलिए। और बाद में मेरे पूरे वोट बैंक का इस्तेमाल करके हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर जब हम 60 सीट लाएँगे, 50 सीट लाएँगे, तो कम से कम हम 10 नेताओं को तो बता दीजिए कि हम इंडिया गठबंधन में जाएँगे कि एनडीए गठबंधन में जाएँगे। कोई जवाब नहीं है। तो कल जब जनता के बीच हम जीत के भी जाते हैं अगर, तो हमसे तो बहुत सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप बीजेपी की एजेंट ही कर रहे थे। तो ऐसे हालात में हम लोग अपने चरित्र और चेहरे को बेचकर, समाज के इमोशंस को धब्बा लगाकर, धक्का देकर, अपने कैरेक्टर को किनारे रखकर कोई राजनीति का शौक नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि पार्टी बनी, पार्टी के मंच से ही प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सल्टा देंगे, 24 में ही निपट लेंगे। उनके बयान का जो लबो-लुआब था वो यही था कि विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और उसी उपचुनाव में सबको हम बता देंगे अपनी राजनीतिक ताकत। सवाल ये है कि क्योंकि आप प्रशांत किशोर के साथ गाँव में घूमे हैं, प्रशांत किशोर के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी में थे, ऐसे लोगों में थे जिनकी बात प्रशांत किशोर से लगातार होती रही, उनके आस-पास रहने वाले लोगों में से आप रहे। ऐसा क्या है कि पार्टी बनी, 1 महीने के बाद आप बिहार की स्थापित पार्टियों को उपचुनाव में हरा देंगे, जो जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है, वो उन पार्टियों का गढ़ है। जैसे 3 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन का गढ़ है। मैं तो बेला को इंट्रोड्यूस कर सकता जी, हूँ। मुझे बेला का प्रभार दिया गया था कि जी, आप बेला जिता के आओ। जी, मैं बेला से शुरू करता हूँ। जी, मैं चूँकि जहाँ का हूँ मैं वहीं का बताता हूँ। जी, देखिए, ये ज़मीनी जो ओवर कॉन्फिडेंट है, उनके आईपैक कंपनी के लौंडों का, जी, ये एकदम अनुभवी नहीं है। ये जाति समीकरण को ही नहीं समझते हैं, धार्मिक समीकरण को भी नहीं समझते हैं। तो मुझे जब वहाँ बताया मैंने कि वहाँ एक अमजद साहब हैं जो 5000 वोट से हारे हैं, जेडीयू से इलेक्शन लड़े थे, उन्हीं को ये टिकट देना चाहिए। मैंने कागज़ में लपेट के इनके पदाधिकारी को दे दिया और कहा कि देखिए इसके अलावा आप किसी को दीजिएगा, तो वो यहाँ से नहीं जीतेगा। लगातार 2 के बाद फ़ॉलो-अप किया मैंने। अब इलेक्शन की नॉमिनेशन के बाद आपका कोई कैडर नहीं वोट है। आप कोई कैडर नहीं बनाए हुए हैं पहले से। आपको पहले ऐलान करना होगा ताकि हम सही से तैयारी कर पाएँ। लेकिन आपको मैं दावा कर रहा हूँ अभी यहाँ से, अगर अमजद साहब के बगैर वहाँ किसी और को ये टिकट देते हैं, मेरा सर्वे कहता है कि वो ज़मानत भी नहीं बचा पाएँगे। मैं वादा कर रहा हूँ आपको। मेरा अनुभव भी याद रखिएगा। इस वीडियो को बचा के रखिएगा। ज़मानत नहीं बचेगी किसी दूसरे पार्टी की। अगर वहाँ कोई लड़ सकता है तो मुसलमान, और अगर कोई मुसलमान जब लड़ेगा तो दूसरी सभी पार्टियों के जो मुसलमान लीडर्स होंगे उनको सरेंडर करना होगा। और एक मुसलमान अगर लड़ेगा या 2 भी लड़ लेगा तो भी मुस्लिम सीट निकाली जा सकती है। लेकिन उसमें भी लीडिंग रोल में ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ेगा जिसका वर्चस्व है समाज के अंदर। लास्ट में यही लड़ाई होगी। आप कितना भी आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी को ले आइए, जब तक समाज की सेवा करने वाला लड़का-लड़की वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जिसकी एक्सेप्टेंस होगी, फेस वैल्यू होगी, जिसने बिहार को सेवा दिया होगा, तब तक ये पार्टी अपना कोई सीट नहीं लाने जा रही है। चलिए। तो हमारे साथ अभय समर साहब थे और इस पूरी चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या है प्रशांत किशोर के पिटारे में, उनकी पार्टी, अब तो पार्टी है जनसुराज, क्या चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल था कि चलिए थोड़ा वक़्त गुज़र गया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनकी पार्टी में भगदड़ मची है, नई पार्टी बनी है और उसके बाद अभय समर जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और जो खबरें हैं हमारे पास, इस लिस्ट में कई और नाम हो सकते हैं जो उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।